हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय शुक्ला। सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर टू कॉमर्स, उसका यूनिट नंबर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूनिट है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग का जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की जो हमारा ये टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट, और उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे का अपना स्टार्ट करते हैं। जो मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है उसमें हमारे पास दो तरीके के मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है हमारे पास डिस्काउंटिंग मेथड। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें दो तरीके के मेथड्स आते हैं। पहला है हमारे पास पेबैक मेथड और दूसरा हमारे पास है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है डिस्काउंटिंग मेथड, उसमें दो तीन मेथड्स आते हैं जिनमें से इम्पॉर्टेंट है एनपीवी, पीआई और आईआरआर। ठीक है, तो इन सारे मेथड्स को अपने को पढ़ना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि दो तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला हमारे पास है ट्रेडिशनल, दूसरा हमारे पास है डिस्काउंटिंग। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, इसमें टाइम वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डिस्काउंटिंग मेथड जिसमें कि टाइम वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है पहला अपना स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटिंग मेथड से। ठीक है, डिस्काउंटिंग टेक्निक में अपने को पहला जो टेक्निक है वो पढ़ना है एनपीवी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, एनपीवी क्या होता है कि इसको पहले समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई फर्म है या कंपनी है पी लिमिटेड। ठीक है, अब पी लिमिटेड क्या है, इसको किसी फिक्स एसेट में जो है इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, उसको एक मशीन खरीदना है, कुछ भी करना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि ये मशीन मान के चलो कि 1 करोड़ की ये मशीन है। ठीक, तो जो प्रेजेंट में जो कैश फ्लो हो रहा है उस कंपनी का, कैश आउटफ्लो हो रहा है वो 1 करोड़ हो रहा है। ठीक है, और ये जो 1 करोड़ का कैश आउटफ्लो हो रहा है, अब ये जब मशीन आ जाएगी, मशीन लग जाएगी, उसके बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन से क्या होगा कि मान के चलो पर ईयर इस कंपनी को 10 लाख का कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इनफ्लो हो रहा है ये 10 लाख का, ये तो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट आज क्या होगी, इसकी जो ये 10 लाख है इसकी आज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हमारा टेक्निक है वो है डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू या टाइम वैल्यू फैक्टर को जो है हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में अपने को क्या करना रहता है कि जितना हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो, ठीक है, और माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, इन दोनों को जो हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस आएगा क्या वो 0 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है। अगर 0 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर 0 से कम आ रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे।
ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब एनपीवी में अपने को यही पढ़ना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इसको बोला जाता है, इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिस्काउंटेड, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रहता है, टू द प्रेजेंट एनपीवी एनालिसिस इन फॉर्म of intrinsic valuation and is used to extensively across the finance and accounting for determining the value of business, ठीक है। investment, security, capital project, new venture, cost reduction program and anything that involve cash flow। तो हमने जो अभी बात की ऊपर कि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, और यहाँ पे एनपीवी इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अगर हमारा 0 से ज़्यादा आ गया तो एक्सेप्टेड, ठीक है, वो प्रोजेक्ट, और अगर 0 से कम आ गया तो प्रोजेक्ट प्रपोजल रिजेक्टेड, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, ठीक है, क्लियर। आगे अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो, ठीक है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो रूल होता है इसमें, जो हमने बताया कि अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर एनपीवी 0 से कम आ रही है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर एनपीवी 0 आ रही है तो मे बी एक्सेप्ट कर सकते हैं और मे बी रिजेक्ट कर सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो पूरा सिनेरियो था वो था प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें अपने को क्या करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन श्योरली जो है पुटअप होते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, अब कुछ इसके जो है एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जो हमारा कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का वो क्या है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर इसमें हम लिखते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका डेफिनीशन होगा द सम ऑफ मनी received in future is less valuable than it is today, ठीक है। In other words, the present value of a rupee
to be received in future is less than 1 or the worth of rupees tomorrow will be more popularly as discounting, ठीक है, which is opposite of कंपाउंडिंग, ठीक है। और द फ्यूचर वैल्यू मेथड, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसका कंसेप्ट क्या है, द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज़ लेस वैल्यूएबल देन इट्स टुडे, ठीक है। कहने का मतलब है कि आज अगर 1 रुपये की जो कीमत है वो फ्यूचर में उसकी कीमत घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा एनपीवी में, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स में आता है, ठीक है, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में आता है। उसमें क्या होता है कि टाइम वैल्यू फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, मींस कि जो मनी की वैल्यू है वो आज की वैल्यू और जो फ्यूचर की वैल्यू है उससे आज की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर देखने के लिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ईयर है ये हमारा, और ये हमारा कैश इनफ्लो है, ठीक है, और इसके बाद में है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, ये लेते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। अब ईयर में हम ले लेते हैं पहले साल में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ईयर का हम लोग लेते हैं। कैश फ्लो हमारे पास है 2000, 3000 और हमारे पास 4000, ठीक है। ये हमारा कैश इनफ्लो है। पहले साल में हमारे पास 2000 का आ रहा है इनफ्लो, दूसरे साल में 3000 का और तीसरे साल में 4000 का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% है, ठीक है। इसका जो होगा 0.909, ठीक है, और उसके बाद में दूसरे साल में 0.826 है, तीसरे साल में हमारे पास है 0.751, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। अगर इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस 0.10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस 0.10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने का इसका तरीका है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको अगर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 18, 18, 2478, ठीक है, और 300 और 4, ठीक है। अब इसको हम टोटल करेंगे, ठीक है, और जो हमारा अगर ये 0 से ज़्यादा आता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और 0 से अगर कम आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। यही इसका जो है टोटल कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। ये हमारा इनफ्लो है, पहले ईयर में 2000 आ रहा है, फिर 3000, फिर 4000, ठीक है। इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू हमारा आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसको जो है पूरा ऐड करते हैं, और अगर ये 0 से अगर ज़्यादा आ रहा है, इसको माइनस करने पे ये यहाँ पे कैश आउटफ्लो, ठीक है, इससे इसको माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से, ठीक है। अगर ये 0 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको
जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और कम आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एनपीवी में क्या करना है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग जो है देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग जो है अगर लिखना होगा तो आप नोट कर लीजिए। अब इसके हम अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में आते हैं तो एक मिनट, ठीक है, अगर एडवांटेजेस में आते हैं तो पहला जो इसका एडवांटेज है, कंसीडर, ये है कंसीडर ऑल कैश फ्लो ओवर द इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंसीडर करता है जितने भी कैश फ्लो होंगे, जितने भी कैश इनफ्लो होगा इंटायर लाइफ में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो सबको कंसीडर करता है। ये इसके एक एडवांटेज है। दूसरा हमारे पास है, दूसरा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिकॉग्नाइज या कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये क्या करता है, कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तीसरा हमारे पास है बेस्ट इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, इट्स जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, जो इसके एडवांटेजेस हैं, पहला है कंसीडर ऑल कैश फ्लोज ओवर द इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरा है कंसीडर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और तीसरा हमारे पास है बेस्ट इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो। जहाँ पे अनइवन कैश फ्लोज होता है वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बेस्ट होती है। और ये इन कंपैरिजन टू ARR टेक्निक हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके कंपैरिजन में एनपीवी का जो मेथड होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, पहला हमारे पास है, पहली बात तो इसको थोड़ा डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड में। डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंटेड वाला, वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फिर तीसरा है प्रोजेक्ट हैविंग हायर एनपीवी विथ लार्जर इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में भी less desirable than a project having shorter
लाइफ टाइम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा इसको जो है अच्छे से देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, पहला तो ये डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, थोड़ा जो है डिफ़िकल्टी होती है इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटेड वाला जब हम निकालते हैं तो उसमें भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तीसरा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट जो है एनपीवी उसका ज़्यादा है और उसका जो लाइफ टाइम है, जो उसका लाइफ स्पैन है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो इन कंपैरिजन टू जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो लाइफ टाइम है वो कम है और उसका जो एनपीवी भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन जो है राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो है डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एनपीवी में क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने आई थिंक जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया है और आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, दूसरे जो है हमारा जो टेक्निक है दूसरा, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार जो है पूछे गए हैं यूजीसी नेट के पेपर में। ठीक है, अब देखिए एनपीवी तो था कि जो एनपीवी था ये टाइम वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करता था। ठीक है, फैक्टर को कंसीडर करता था। ठीक, दूसरी चीज़ कि इसमें क्या होता था, कैसे निकलता था ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, इसको जब हम माइनस करते थे, अगर वो 0 से ज़्यादा आता था तो एक्सेप्ट, 0 से कम आया तो रिजेक्ट। ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी थी। अब हमको ज़रूरत क्यों पड़ी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। ठीक है, अब मान के चलो इसमें जो होता था, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते थे, जो प्रोजेक्ट होता था उसका जो उसका इन्वेस्टमेंट होता था, वो सेम होता था। जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। ठीक है, दोनों में जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती थी, जो कैश आउटफ्लो होता था, वो सेम होता था। ठीक है, और वहाँ से जैसे प्रोजेक्ट ए है, यहाँ से जो इनफ्लो आता था, यहाँ से जो इनफ्लो आता था, उसको माइनस करने के बाद में जो रिजल्ट आता था उसको हम कंपेयर करते थे और दोनों में से जो ज़्यादा होता था, जिसकी ज़्यादा एनपीवी होती है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते थे और दूसरे को रिजेक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये तो कहानी थी एनपीवी की। और दूसरी कहानी आ गई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। अब ये बताइए कि अगर मान के चलो दूसरा सिचुएशन देखते हैं हम लोग, एक मिनट। ठीक है, दूसरा सिचुएशन हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास प्रोजेक्ट ए है। ठीक, दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट बी है। ठीक है, प्रोजेक्ट ए में हम 10 लाख लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में हम 11 लाख लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों को हमको कंपेयर करना है तो किस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास 10 लाख लगा के कितना जो है, कितने साल में कितना आ रहा है, उसको माइनस कर देंगे और अगर एनपीवी जो है 0 से ज़्यादा आ गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो दोनों में से हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया जो टेक्निक आया वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको पहली बात तो इसको दूसरा नाम होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ठीक है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, और डिजायरेबिलिटी, ठीक है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये दोनों रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, या फिर इसको ये बता देगा कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो दे देगा, आप लोग जो है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट डिफर होगा। ठीक है, जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा
वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे कि जिसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो डिफरेंट लगेगा, तो वहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, और इसका ये फार्मूला है। मीन्स कि इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो आएगा, ठीक है, उसमें हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर हमारा पीआई जो होगा वो अगर 1 से ज़्यादा आता है, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर पीआई हमारा 1 से अगर कम आता है तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और अगर पीआई हमारा 1 आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज़ को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई मीन्स मेजर्स द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितना हम पैसा लगा रहे हैं और जितना हमारे पास पैसा फ्यूचर में कैश इनफ्लो आएगा, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे जो निकल के आएगा, अगर वो 1 से ज़्यादा आएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 1 से कम आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। द इंडेक्स इज़ यूजफुल tools for ranking investment projects and showing the value. It can apply to product, services, companies, management and other areas of business. ये इन सारे एरियाज में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक्सेप्टेंस, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग जो है रट लीजिए। ठीक है, इसको रट लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो रूल है वो है, पीआई अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को। अगर पीआई जो है 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर पीआई हमारा 1 है तो हम क्या करेंगे, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जितना हम लोगों ने पढ़ा है क्लियर हो गया होगा। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी कि जो है एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर उसके बाद में पीआई क्या है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, और एनपीवी के बाद में हमको पीआई पढ़ने की ज़रूरत क्या आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और हम लोग अब आगे देखते हैं कि नया टेक्निक हमारे पास क्या है। नया टेक्निक हमारे पास आया आईआरआर। ठीक है, आईआरआर क्या होता है, ये एक रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, IRR internal rate of return is the interest rate at which the net present value of all the cash flows both positive and negative form a project or investment equal to 0। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा हमको रेट बताओ कि जिस पे जो हमारा NPV है वो 0 हो जाए। मीन्स जो हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है डिस्काउंटेड वाला, माइनस में हमारे पास डिस्काउंटेड वाला जो कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो बराबर आ जाए। दोनों इसको माइनस करने पे यहाँ पे जो सिचुएशन आए वो 0 आ जाए, ऐसा कोई रेट बताओ। उसी को हम जो है बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज यूज टू इवेलुएट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इफ द IRR ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट exceeds the company's required rate of return, the project is desirable. If the rate falls below the required rate of return, the project should be rejected. क्या है कि अगर कंपनी का जो required rate of return है, ठीक है, if the IRR of new project exceed the company's required rate of return, ठीक है, ये कंपनी के required rate of return से अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कि ये प्रोजेक्ट डिजायरेबल है। अगर कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा था IRR। ठीक है, IRR की टेक्निक। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपैरिजन अगर हम करते हैं, ठीक है, किससे, अगर हम कंपैरिजन करते हैं IRR से और NPV से, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं IRR और यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन IRR
एंड NPV। ठीक है, थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो एनपीवी में क्या होता है, इन एनपीवी मेथड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज एज्यूम्ड। ठीक है, टू बी नोन। इसमें क्या है, इसमें नोन होता है, इसमें पता होता है। एनपीवी में डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मींस कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो रेट होता है वो पता होता है। ठीक है, नो होता है। और बट इन IRR रेट इज नॉट नोन। वही हमको क्या करना रहता है, हमको निकालना रहता है। दूसरे अगर कंपैरिजन करते हैं, दूसरे बेसिस पे अगर करते हैं, जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो डिफर हो सकता है। कैसे? अगर हमारा प्रोजेक्ट है, इफ प्रोजेक्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि एक अगर एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच एट सेम कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर जो प्रोजेक्ट है हमारा वो डिफर करेगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। क्या है, रीच एट द सेम कंक्लूजन, सेम कंक्लूजन पे हम नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है थोड़ा एनपीवी और IRR का, हम लोगों ने थोड़ा देखा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिए हैं। यही पहला हमारे पास है, पहला हमारे पास था डिस्काउंटिंग टेक्निक वाला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या है, एनपीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है हमारे पास, PI, और तीसरा हमारे पास क्या है, IRR। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को एक बार फिर से आप लोग जो है देखिएगा। ठीक है, और इसमें अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए होंगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार आप लोग जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अब एक चीज़ इसमें और बचता है कि इसमें हम लोग इसके 2-3 और नाम हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, IRR का। ठीक है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला है। दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये 3-4 बार पूछा गया है। टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ही टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाम हैं आपको याद रखने हैं, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ जनरल रूल
ठीक है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द IRR वैल्यू कैन नॉट बी डिराइव्ड एनालिटिकली, ठीक है, इसको एनालिटिकल वे में नहीं हम फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेड IRR मस्ट बी फाउंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल ट्रायल एंड एरर टू बी डिराइव द अप्रोप्रिएट रेट, ठीक है। इसको किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है? ट्रायल एंड एरर मेथड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो चीज़ की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो है कि अगर, ठीक है, इफ़, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। इफ़ प्रोजेक्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉलो होगा, कौन सा टेक्निक हम फॉलो करेंगे, कौन सा टेक्निक हम लगाएंगे, ठीक है, वो ऑलवेज, ठीक है, NPV, ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, अगर इफ या फिर देखिए एक चीज और है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दूसरा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे क्या लगेगा? ऑलवेज क्या लगेगा? दोनों NPV लगेगा, दोनों में जो है NPV का रूल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब जहां पे बात आ गई, अब दूसरी चीज है कि इफ जहां पे बात आ गई कैपिटल रैशनिंग की, इफ कैपिटल रैशनिंग की, RATIONING, रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग की अगर जहां पे बात आ गई, तो वहां पे ऑलवेज कौन सी टेक्निक यूज होगा? ऑलवेज PI, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का टेक्निक यूज होगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा जो हमारा डिस्काउंटिंग जो टेक्निक है उसका कैपिटल बजटिंग का जो मेथड है, हमारे पास दो मेथड, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल वाला और दूसरा डिस्काउंटिंग वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला है डिस्काउंटिंग और दूसरा है हमारे पास ट्रेडिशनल, ठीक है। डिस्काउंटिंग में क्या है, हमारे पास टाइम वैल्यू फैक्टर को जो है कंसीडर करता है, और ट्रेडिशनल में क्या है, नहीं करता है, टाइम वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप लोगों को इस वीडियो को आप लोग को जो है पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम लोग अगर देख लेते हैं कि PI मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में ये हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या है? पहला मेथड है हमारे पास पेबैक मेथड। अब पेबैक मेथड को अगर हमको समझने के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज़ की टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, मीन्स इसको कोई मतलब नहीं, टाइम वैल्यू फैक्टर से कोई मतलब नहीं। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख की हुई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कितनी जल्दी जो है वो 1 लाख रुपया कंपनी को वापस आ रहा है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। जितने जल्दी से जल्दी जो है टाइम पीरियड में वापस आ रहा है, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, और जितना देर में आएगा उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, सबसे इजी मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। इसको पढ़ लेते हैं कि पेबैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जितना हमने इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाया है, वो कितने समय में वापस आ रहा है कंपनी के पास। It is the number of years it would take to get back the initial investment made for a project. Therefore, as a technique of capital budgeting, the payback period will use to compare projects and drive the number of years it takes to get back the initial investment. The project with the least number of years usually is selected. जितने कम समय में कोई भी प्रोजेक्ट, जो जैसे मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट A है, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, ठीक है, ये 3 साल में वापस आ रहा है, ये 4 साल में वापस आ रहा है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सेम है, सिंपल है, सबसे सरल है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, इसके अगर हम
एक बार अगर वो हम देख लेते हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके डिमेरिट्स में अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, इसके अगर हम डिमेरिट्स की बात करते हैं तो पहला हमारे पास डिमेरिट हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारे पास हो जाएगा सीधे सीधे कि इग्नोर टाइम वैल्यू फैक्टर, ठीक है। दूसरा चीज क्या है हमारे पास, इग्नोर पोस्ट पे बैक इनफ्लो, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, इग्नोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चौथा हमारे पास है इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पहली बात तो ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू फैक्टर को। दूसरा हमारे पास जो इस इग्नोर पोस्ट पे बैक इनफ्लो, अब मान के चलो 1 लाख रुपया अगर किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, ठीक है, वो 1 लाख रुपया जो है 4 साल में वापस आ गया, तो उसके बाद में जो कैश इनफ्लो होगा उसके बारे में ये कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इग्नोर करता है पोस्ट पे बैक इनफ्लो, मतलब कि हमारा जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा था वो वापस आ गया, उसके बाद में क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तीसरी चीज़ इग्नोर करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी इग्नोर करता है, ठीक है। चौथी चीज़ इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो ये चारों इसके क्या हैं, ये डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा, सबसे सरल और सबसे सिंपल है। आई होप आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे हम लोग जो है एक मेथड इसका बचता है तो उसको हम लोग जो है कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है आज समझ में एकदम अच्छी तरीके से आ गया होगा और इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग जो है पूरे क्लास को, पूरे कोर्स को जो है ये कंप्लीट करने वाले हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का पेपर 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिससे हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले, तो हम जो है और अच्छे तरीके से जो है कवर कराने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं, जितने भी हम कोशिश कर सकते हैं उतना जो है हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपने जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।